इस वीडियो में हम जीएसटी समझेंगे। जीएसटी 2019-20 से आपके क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जीएसटी को समझेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि जीएसटी कलेक्ट कैसे की जाती है, फिर हम जीएसटी के अलग अलग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और अंत में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले हम समझेंगे गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। गुड्स कोई कमोडिटी होता है जिसे हम पैसा देके खरीदते हैं और उसे हम मूव कर सकते हैं। जैसे कार हो गया, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कार का, ज्वेलरी का, मोबाइल का, ये सब चीज़ क्या है कि इसके लिए हम अब पैसा देते हैं दुकानदार को और वहाँ से वो गुड्स लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसके लिए हम पैसा दें और वो अपने पास लेके आए वो सामान, उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, ये सर्विस थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए। तो सर्विस को समझते हैं कि सर्विस भी ऐसा चीज़ है जिसके लिए हम पैसा देते हैं लेकिन उसके एवज में हमें कोई सामान नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में क्या है, डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। डॉक्टर्स हमारा कंसल्टेशन लेते हैं और हमारा इलाज करते हैं। तो हम डॉक्टर्स को पैसा देते हैं कंसल्टेशन फीस, और उस कंसल्टेशन फी के एवज में डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, कोई सामान नहीं देते हैं। तो जो इलाज करना हुआ या डायग्नोसिस करना हुआ, ये हमारा सर्विस कहलाता है। तो हॉस्पिटल्स में सर्विस होता है, बैंक्स में हम जाते हैं तो बैंक्स में भी सर्विस होता है। बैंक्स हमें लोन देती है या बैंक्स हमें हमारे पैसे को सेफ रखती है। तो ये सब सर्विसेज कहलाता है कि जिसपे हमें कोई कमोडिटी नहीं मिलता है। तो आई गेस गुड्स मतलब कमोडिटी और सर्विस मतलब जो यहाँ पे हम पैसे दें और उसके वजह से हमें कुछ सर्विस मिले। ठीक है, अब देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। तो आज देखते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे सरकार लेती है। सबसे पहले, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांसफर एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस, है ना। हर एक स्टेज पे जीएसटी लगता है। हर एक स्टेज क्या होता है, देखिए जैसे ट्रांसफर एंड कंजम्पशन, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्रांसफर एंड कंजम्पशन का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन अगर खरीदते हैं बाजार से, तो मोबाइल फ़ोन बनना कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर मोबाइल फ़ोन बनाता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर मोबाइल फ़ोन बना के वो होलसेलर के पास पहुँचाता है। होलसेलर डीलर या रिटेलर के पास या दुकानदार के पास, और फिर दुकानदार से हम लोग कंज्यूमर या कस्टमर के पास मोबाइल फ़ोन आता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं एक मोबाइल फ़ोन मार्केट में लेके आने के लिए। हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ कंज्यूमर या कस्टमर के पास खड़े हैं। और इससे पहले मोबाइल फ़ोन कहाँ गया, इससे दुकानदार में, दुकानदार के पास कहाँ से आया, होलसेलर के पास आया, और होलसेलर के पास कहाँ से आया, मैन्युफैक्चरर के पास से आया। तो इसे हम कहते हैं ईच स्टेज। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 स्टेज है, 1 स्टेज, 2, 3 और ये चौथा स्टेज। तो जीएसटी जो है हर एक स्टेज में लगता है ना। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है तो वहाँ पे वो जीएसटी देगा। डीलर होलसेलर से खरीद रहा है, वहाँ पे वो जीएसटी देगा। और जो कंज्यूमर है वो रिटेलर और डीलर से अगर मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है तो वो भी जीएसटी देगा। तो ये आई थिंक क्लियर है कि जीएसटी किस स्टेज पे लगता है और कहाँ पे लगता है। अब देखते हैं ये जो जीएसटी है ये कलेक्ट कैसे होता है ना। हमने फिर से एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को मोबाइल फ़ोन बेचा। यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई है हमारे पास और उन्होंने बता दिया कि मोबाइल फ़ोन पे जीएसटी का जो रेट है वो है 5%। आगे देखते हैं स्लाइड्स में। तो मैंने जैसे पिछले स्लाइड्स में बताया था कि जीएसटी हर एक स्टेज में लगता है। तो अगर मान लीजिए होलसेलर ने 10,000 रुपए की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर से खरीद रही है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ का अगर हम लोग 5% निकालेंगे, जो जीएसटी का रेट है वो आता है 500 रुपये। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 10,000 रुपीज़ देगा और साथ में 500 रुपीज़ जीएसटी भी देगा। किसे देगा, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर। अब होलसेलर के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर इसमें अपना प्रॉफिट डालेगा। अब वो सामान खरीद रहा है बेचने के लिए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डालेगा। चलिए मान लीजिए होलसेलर ने 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रखा, ठीक है, कि 1,000 रुपीज़ मैं कमाऊंगा। अब ये 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रख के होलसेलर डीलर को देगा, मोबाइल बेचेगा। अब डीलर कितने में मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
10,000 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर ने खरीदा था, होलसेलर उस पर 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लगाएगा और वो डीलर को 11,000 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 11,000 में। और जैसे हमने बताया था जीएसटी यहाँ भी लगेगा, तो 11,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो आता है 550 रुपये, 550 रुपीज़। तो ये डीलर जो है होलसेलर को 11,000 रुपीज़ पे करेगा और साथ में 550 रुपीज़ जीएसटी भी पे करेगा। अब डीलर जो है कंज्यूमर या कस्टमर्स को मोबाइल फ़ोन बेचेगा तो वो भी प्रॉफिट रखेगा कुछ। तो चलिए मान लेते हैं कि जो डीलर है वो भी 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रखा है। अब 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रखा है तो कंज्यूमर को कितने में बेचेगा? सिंपल कैलकुलेशन है, 11,000 प्लस 1,000, आपका कंज्यूमर के पास मोबाइल फ़ोन जो आएगा वो आएगा 12,000 में। ठीक है, अब यहाँ पे भी जीएसटी लगेगी जैसे हमने पिछले स्टेजेस में देखा है। तो अगर 12,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये ₹600 आया। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है या जो हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे दुकान में, हम 12,000 रुपये देंगे और साथ में 600 रुपये जीएसटी देंगे, यानी कंज्यूमर के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगा 12,600 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं जो भी जीएसटी जो है ये सरकार के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। कंज्यूमर जो है, हमने जो 600 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी के दिए थे, ये किसे दिए थे? हमने डीलर या रिटेलर को दिए थे। ओके, रिटेलर ने भी जीएसटी दिया था। जीएसटी किसे दिया था? 550 रुपये दिया था होलसेलर को। होलसेलर ने भी जीएसटी दिया था, 500 रुपये दिया था मैन्युफैक्चरर को। ओके, तो अभी तक गवर्नमेंट के पास ये टैक्स नहीं पहुंचा है, और जो टैक्स कलेक्ट करने का मेन पर्पस होता है कि गवर्नमेंट के पास ये टैक्स पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कौन जमा करता है। कंज्यूमर जो है या फिर कस्टमर, अगर हम लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप सोचिए कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं। हम इनकम टैक्स जमा करते हैं जो हमारा इनकम है, लेकिन अगर कोई सामान हम परचेज करते हैं उसके एवज में हम टैक्स नहीं देते हैं। तो कंज्यूमर का जो टैक्स है वो हो जाएगा ₹0। हम लोग सामान खरीदने पे कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं। मैन्युफैक्चरर को 500 रुपये मिले थे होलसेलर से जीएसटी के तौर पे, तो जो मैन्युफैक्चरर है ये 500 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर जमा करेगा कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन बेचा है तो इसके लिए मैंने 500 रुपये टैक्स लिया था होलसेलर से, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे होलसेलर ने टैक्स कितना लिया था? उसने डीलर से 550 रुपये टैक्स लिया था, है ना। कितना लिया था? 550 रुपये। लेकिन होलसेलर ने 500 रुपये टैक्स दिया भी था। होलसेलर जब मोबाइल फोन खरीद रहा था तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर को 500 रुपये टैक्स जमा किया था, और जब ये मोबाइल फोन बेच रहा था तो डीलर से उन्होंने 550 रुपये टैक्स लिया था। ठीक है, तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है? इसके पास एक्स्ट्रा है 50 रुपये, है ना। 550 इसने टैक्स लिया और 500 रुपये टैक्स इसने मैन्युफैक्चरर को दिया था। ये होलसेलर गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50 रुपये जमा करवाएगा। वो बोलेगा कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन बेचा है जिसमें मैंने 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, उसमें मैं 50 रुपये आपको जमा कर रहा हूँ एज अ टैक्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ये जो माइनस और हम पुराना चीज़ देख रहे हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे। हम होलसेलर ने डीलर या रिटेलर को मोबाइल फ़ोन बेचा। अब देखिए, डीलर या रिटेलर जो है उन्होंने होलसेलर को कितना टैक्स दिया? उन्होंने 550 रुपये, 550 रुपीज़ टैक्स होलसेलर को दिया था। ओके, और डीलर ने कितना टैक्स लिया था कंज्यूमर से? 600 रुपये। ठीक है, उन्होंने 550 रुपये जमा किए थे और 600 रुपये कलेक्ट किया था। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे 50 रुपीज़ आता है। ये स्लाइड में गड़बड़ है थोड़ा सा, ये 550 माइनस 500 नहीं होगा, यहाँ पे ये 600 माइनस 550 होगा। ठीक है, ये 600 माइनस 550 होगा जो कि 50 रुपीज़ आता है। तो जो रिटेलर जो है वो गवर्नमेंट के पास 50 रुपये जमा करवाएगा। ओके, और कंज्यूमर, हम जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हम लोग कोई टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करते हैं। जो टैक्स है हम दुकानदार को देते हैं। तो कस्टमर जो है वो 0 रुपया देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो टैक्स के नाम पे
हम लोगों से कितने कलेक्ट किया गया, 600 रुपये कलेक्ट किया गया कंज्यूमर से। अब ये 600 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा था, देख लेते हैं। 500 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर से पहुंचा गवर्नमेंट के पास, 50 रुपीज़ होलसेलर से पहुंचा तो हो गया 550, और फिर डीलर और रिटेलर से 50 रुपीज़ पहुंचा तो ये हो गया 600 रुपीज़। तो हमने 600 रुपीज़ किसे दिया था, हमने 600 रुपीज़ दिया था दुकानदार को। गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा, 600 रुपीज़ पहुंचा, लेकिन वो अलग अलग स्टेप वाइज पहुंचा। तो इस तरह से जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एट एवरी स्टेज, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर या कंज्यूमर, ये सबसे अलग अलग स्टेप्स में टैक्स लेती है। अब चलते हैं इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर समझने में। अब इंडिया में जो है दो तरह की सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। आप सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो न्यू दिल्ली में बैठती है और स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट्स में बैठती है। जैसे महाराष्ट्र का गवर्नमेंट मुंबई में बैठती है, अगर हम तमिलनाडु का बात करें तो वहाँ पे चेन्नई में स्टेट गवर्नमेंट बैठती है। इस तरह से दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। अब जो इंडियन सिटीजन है ये स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देती है। तो जो टैक्स देते हैं वो स्टेट के पास भी पहुंचना चाहिए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पहुंचना चाहिए टैक्स। तो ये जीएसटी है, अगले वीडियोस में हम देखेंगे जीएसटी का कंपोनेंट क्या है और ये जो टैक्सेस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचती है। मैंने एक बिल लिया है, जीएसटी बिल, उसके एग्जांपल से हम समझेंगे कि जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, ये मैंने एक बिल उठाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आइटम्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये आइटम्स दिया गया है ना। ये क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, ये तो आपको काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। अब देखिए ये जो पार्ट है ये आपका जीएसटी का पार्ट है ना। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीन कंपोनेंट है आपके जीएसटी के। हम तीनों को समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे सीजीएसटी 0% दिया है, एसजीएसटी 0% और आईजीएसटी 18%। तो ये कुछ नए टर्म्स है, आप ओवरवेल में मत होइए, हम आराम से इसे समझेंगे कि ये तीनों कंपोनेंट हैं क्या। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास दो सरकार होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, स्टेट जीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और आईजीएसटी क्या है ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा कि ये आईजीएसटी क्या होता है। ये दोनों सेंट्रल और स्टेट आपको समझ में आ रहा होगा, ये आईजीएसटी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि क्या होता है। अब जो यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हैं 18%, तो इस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने, जो अभी मैं डेटा बता रहा हूँ 2019 मार्च का महीना चल रहा है अभी, तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो स्लैब डिसाइड किया है वो इस तरह से है। जीएसटी के जो टैक्सेस हैं वो 5 स्लैब में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इस तरह से 5 स्लैब में बांटा गया है। अब जो भी कमोडिटीज़ या सर्विसेज हैं इसी सब 5 ब्रैकेट्स में आते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो सर्विस या कमोडिटी है इसके लिए 18% टैक्स था, किसी और चीज़ के लिए 5% हो सकता है, 12% हो सकता है। ये सब कुछ हमारे गवर्नमेंट ने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आगे वीडियोस में हम देखते हैं कि ये सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी है क्या, है ना। अब जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि आपका जो सर्विस या गुड्स है वो कंज्यूम होता है या ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज levied at each stage of transfer and consumption of goods, है ना। जो ट्रांसफर वाला टर्म है ये यहाँ पे समझने की बात है ना। इससे हम समझ पाएंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। तो अब चलते हैं अपना स्लाइड्स में। केस 1, when goods or services provided and consumed in same state,
अगर कोई गुड और सर्विस जो है एक ही स्टेट में बनता है या प्रोवाइड होता है और कंज्यूम में वही होता है, जैसे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर कोई कार मैन्युफैक्चर हो रही है और वो कार महाराष्ट्र के ही पर्सन ने खरीदा है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जो गुड्स है वो महाराष्ट्र में सेम स्टेट में मैन्युफैक्चर हुई है और कंज्यूम जिन्होंने उस कार को खरीदा है वो भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये हो गया कह लीजिए ये केस 1, इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट या सेम स्टेट। यहाँ पे जो एग्जांपल है, कार मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ऑफ गुजरात इज बॉट बाय अ पर्सन लिविंग इन गुजरात, यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन सेम स्टेट में हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है देखते हैं। इस केस में देखिए CGST, SGST और IGST हमने बताया था 5 स्लैब होता है, 0%, 5%, 12% और 18% एंड 28%। यहाँ पे हमने 4 स्लैब में देखा है कि क्या होता है अगर सेम स्टेट में गुड कंज्यूम हो रहा है और प्रोड्यूस भी। तो उस केस में देखिए जो 5% है टैक्स जो है वो 2.5% CGST में हो जाता है और 2.5% SGST में चला जाता है। ठीक है, अगर वो 12% का हो तो ये भी 6% डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कह सकते हैं। 18% 9% और 9% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 14% CGST में और 14% SGST में अगर टैक्स रेट 28% है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे कि ये परसेंटेज क्या है। अगर समझ लीजिए कि मैंने एक कार खरीदा, उस कार में मुझे 10,000 रुपीज़ टैक्स देना है ना, 10,000 रुपीज़ टैक्स देना है और वो जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन सेम स्टेट में हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने गुजरात का एग्जांपल लिया है, तो गुजरात में वो कार बनी है, मैं भी गुजरात का रहने वाला हूँ, तो 10,000 रुपये में टैक्स जमा करूँगा सरकार को GST के तौर पे, और वो जो 10,000 रुपये है वो 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी 5,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 5,000 रुपये जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो मैंने टैक्स दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया 50%, तो वो खुश, स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया तो वो भी खुश। ठीक है, तो इस तरह से मैंने केस 1 देखा जहाँ पे इंट्रा स्टेट कंजम्पशन या ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस होता है। अब चलते हैं केस 2 पे, जब गुड्स और सर्विस जो है किसी और स्टेट में प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन उसका किसी और स्टेट में है, इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट्स। कार मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ऑफ गुजरात इज बॉट बाय अ पर्सन लिविंग इन महाराष्ट्र, मतलब कार जो है गुजरात में बनी है और उसे खरीदा किसने है, उसे खरीदा है आपके महाराष्ट्र के किसी सिटीजन ने। तो इस केस में क्या होता है चलिए देखते हैं। हमने फिर वो टैक्स स्लैब और ये टेबल बनाया है 5%, 12%, 18, 28%। तो जब भी इंटर स्टेट हो, दो डिफरेंट स्टेट में कंजम्पशन या ट्रांसफर हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका CGST SGST नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, CGST SGST नहीं लगता है, उस केस में सिर्फ लगता है IGST। और यहाँ पे डिवीजन भी नहीं है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये पूरा पैसा IGST के अकाउंट में जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है डिफरेंट स्टेट में। अब समझ लीजिए कि जैसे CGST है, CGST आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST आपका स्टेट गवर्नमेंट, और ये IGST जो है ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कह लीजिए कि 3 बैंक अकाउंट है ना, जहां पे टैक्स कलेक्ट होता है। सबसे पहला है CGST बैंक अकाउंट, इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाना है वो CGST में आ जाएगा। अब SGST है, SGST में क्या होता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को जाना है पैसा वो वहां पे जाएगा। और फिर IGST क्या होता है, जब दो डिफरेंट स्टेट्स में होता है, जब कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है सर्विस या गुड्स का वो अलग अलग स्टेट में होता है, तो वो IGST वाले अकाउंट में जाता है। और ये IGST वाले अकाउंट में जाने के बाद वो IGST वाले जो लोग हैं वो CGST और SGST में से बांटते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात में कार बनी है, तो गुजरात गवर्नमेंट कहती है कि कार हमारे यहाँ बनी है, हमने इसे बिजली दिया है, इसे जगह दिया है, तो मेरा हक ज़्यादा है टैक्स कलेक्ट करने का।
मैं महाराष्ट्र को उतना टैक्स नहीं दूंगा अगर कंजम्पशन महाराष्ट्र में हुई है ना। तो जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, तो वो स्टेट कहेगा कि मेरा हक ज़्यादा बनता है तो मैं इसमें ज़्यादा टैक्स लूँगा। वहीं महाराष्ट्र बोलेगा कि नहीं, कि मैंने मेरे सिटीज़न ने परचेज किया है तो सिटीज़न हमारे यहाँ यूज़ कर रहा है तो मुझे भी टैक्स चाहिए। इसलिए ये जो दुविधा है यहाँ पे गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, उसे दूर करने के लिए IGST लाया गया है। तो IGST क्या करता है, ये सारा टैक्स जो है एक जगह कलेक्ट करता है, उसके बाद से जितने लोग इन्वॉल्व हैं या जितने गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस केस 2 में। एक गुजरात जहाँ प्रोडक्शन हुआ है कार का, एक महाराष्ट्र जहाँ पे कंजम्पशन हुआ है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को देख रहा है। तो जो 5% है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर्मुलेटेड बाई जो इकोनॉमिक्स थे इंडिया के, जो टैक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके फॉर्मूला के अनुसार वो गुजरात को भी मिलता है, कुछ महाराष्ट्र को भी मिलता है, और फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। तो आई गेस आप ये IGST वाला जो टर्म है अब क्लियर हो गया होगा। ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंटर स्टेट में। जो मैंने पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल लिया था बिल का, वहाँ पे CGST और SGST नहीं था, क्योंकि वहाँ पे IGST लगा था। वो जो प्रोवाइडर थे वो सर्विस के, वो चेन्नई में थे, तमिलनाडु में, और जिन्होंने कंज्यूम किया था वो झारखंड के थे। तो 2 अलग अलग स्टेट था, इसलिए CGST SGST नहीं लगेगा, सिर्फ IGST लगेगा। ठीक है, आई गेस अब ये IGST वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके लिए। अब चलिए देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक नया टर्म है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपना पुराना स्लाइड में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र और कंजम्पशन कैसा होता है ना। हमने जो डिस्कस किया था वो था कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास डीलर रिटेलर के पास, और फिर कंज्यूमर कस्टमर के पास प्रोडक्ट या सर्विस जाता है। और हमने फिर देखा था कि वो टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे आ रहा है। 500 रुपये मैन्युफैक्चरर देता है, 50 रुपीज़ होलसेलर देता है, 50 रुपीज़ डीलर देता है, और हम कोई भी पैसा नहीं देते हैं, है ना। अब यहाँ से हम समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, अगर हम लोग हर एक स्टेप में देखें तो एवरी स्टेप में क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरर ने 10,000 रुपीज़ में होलसेलर को बेचा था मोबाइल फ़ोन, 500 रुपये उसने टैक्स लिया था होलसेलर से। 500 रुपये जो GST है वो होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को। अब होलसेलर ने क्या किया, वो जो है वो 500 रुपये टैक्स दे चुका है ना। होलसेलर ने क्या, जब मोबाइल फ़ोन खरीदा था तो उन्होंने 500 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है। तो 500 रुपीज़ जो है वो होलसेलर के लिए इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट। ये इनपुट क्रेडिट इसलिए होता है कि होलसेलर ने जो मोबाइल फ़ोन खरीदा है वो कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदा है, वो यूज़ करने के लिए नहीं खरीदा है, वो बेचने के लिए खरीदा है ना। तो जब भी कोई चीज़ रीसेल के लिए परचेज की जाए, कि मैं खरीद रहा हूँ ताकि मैं बेच सकूँ प्रॉफिट डाल के, तो उसे में हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है। ये तो 500 रुपये जो है वो होलसेलर का इनपुट क्रेडिट हो गया, जिसे हम ITC कहते हैं। अब फिर होलसेलर ने डीलर को दिया मोबाइल फ़ोन, तो उसने 1000 रुपये प्रॉफिट डाला और 11,000 में दिया था। और होलसेलर ने डीलर से कितना GST क्रेडिट लिया, डीलर से 550 रुपये GST होलसेलर ने लिया था, है ना, 550 रुपीज़। ओके, तो जो डीलर है या रिटेलर जो है, उन्होंने कितना टैक्स दिया, डीलर ने टैक्स दिया 550 रुपये। तो उसके लिए इनपुट क्रेडिट क्या हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे होलसेलर के लिए 500 रुपये और डीलर या रिटेलर के लिए इनपुट क्रेडिट हो जाएगा 550 रुपये। और जब टैक्स पे करने की बारी आएगी, तो जैसे यहाँ पे इसे 550 रुपये इन्होंने टैक्स लिया था होलसेलर ने, लेकिन ये 550 में क्या करेंगे, बोलेगा कि मैंने तो 500 रुपये पहले दिया था पेमेंट टैक्स के तौर पे, तो मैं 550 रुपये क्यों जमा करूँ। तो वो 550 माइनस 550 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को जमा करती है। ठीक है, यहाँ पे भी डीलर या रिटेलर ने कितना इनपुट क्रेडिट था उसके पास, 500 रुपये। ठीक है, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर से कितना पैसा लिया GST के नाम पे, 600 रुपये। तो डीलर बोलेगा कि मैं 600 रुपये गवर्नमेंट को जमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास मैंने पहले टैक्स दे दिया है, इसलिए मैं वो इनपुट क्रेडिट जो है वो मैं माइनस करूँगा। फिर यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में गलती है ये वाला,
यहाँ 500 नहीं, यहाँ 550 होगा, ठीक है। तो 600 माइनस 550 ये ₹50 आता है जो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसे हम कहते हैं इनपुट क्रेडिट। तो आई गेस इनपुट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगर हम मिठाई की दुकान में जाते हैं तो मिठाई की दुकान में हमें क्या मिलता है? मिठाई मिलता है। तो जो मिठाई बेचने वाला है वो मिठाई कैसे बनाता है? वो दूध खरीदता है बाजार से, है ना। तो जब वो दूध खरीद रहा है बाजार से, तो वो दूध खरीदने के टाइम पे उसे टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, है ना। वो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो जब वो मिठाई दूध से वो मिठाई बनाता है और फिर हमें देता है तो हमसे भी टैक्स लेता है। तो जो हमसे टैक्स लेता है वो गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करता। वो कहता है कि मैंने पहले से टैक्स दिया था तो वो मैं माइनस करूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो टैक्स आपने पहले पे कर दिया है होलसेलर ने, डीलर ने, उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। और वो जो फिर दूसरे अगले चेन में जो कंज्यूमर है उनसे जो टैक्स लेगा वो फिर माइनस करके सबमिट करेगा। ध्यान से एक बार और मैं बता दूं, यहाँ पे 500 नहीं होगा, ये 550 होगा। स्लाइड्स में थोड़ा सा गलती है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि जो जीएसटी है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो मैं जान रहा हूँ कि काफ़ी लंबा बन गया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि इसे आराम से डिस्कस किया जाए। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। एक जो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, है ना, ताकि आपकी गलतियाँ जो हैं बहुत कम हो। सबसे पहला है इंडिया की ज्योग्राफी को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि क्वेश्चन में क्या है, जो मैंने अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। एक स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे स्टेट में कंज्यूम हो रहा है। तो ये वहाँ पे आपको बताएगा नहीं क्वेश्चन में कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। वो सिटीज का नाम बताएगा। जैसे वो बताएगा नागपुर से आपका चला गया लखनऊ, है ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है नागपुर से लखनऊ। तो आपको पता होना चाहिए कि नागपुर आपका महाराष्ट्र में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और दोनों अलग अलग स्टेट्स में है। तो इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके टेक्स्ट बुक में। तो उससे आप थोड़ा सा इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसे रिवाइज कर लें कि कौन सा स्टेट क्या है, कौन से अलग अलग स्टेट हैं, कौन सा अलग अलग सिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, कि उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो है जो टैक्सेस हैं। टैक्सेस आर नेवर इंक्लूडेड इन एमआरपी, सीपी, एसपी और डिस्काउंट। यानी जो एमआरपी के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, कॉस्ट प्राइस के बारे में लिखा हुआ रहेगा, सेल्स प्राइस के बारे में लिखा हुआ रहेगा और डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ रहेगा, जो टैक्स है, जीएसटी है, वो इन सब चीज़ों में कभी इंक्लूड नहीं की जाएगी। या कभी भी आप इसे कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड ना करें, है ना, एमआरपी, एसपी, सीपी और डिस्काउंट में। जो टैक्सेस हैं वो हमेशा बिल में एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। अगर आप कोई चीज़ परचेस करते होगे तो आप देखोगे कि कमोडिटीज़ का रेट लिखा हुआ रहता है, प्राइस लिखा हुआ रहता है, और जो जीएसटी टैक्स है वो अंत में ऐड किया जाता है। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान रखिएगा जो जीएसटी का पैसा है या जीएसटी जो है उसे एमआरपी, सीपी, एसपी और डिस्काउंट में इंक्लूड नहीं किया जाए। आई होप ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ और आपको डाउट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं जीएसटी में, तो कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा नया वीडियोस लेके आने के लिए और फिर हम आपके जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करेंगे।